हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंडियन आर्मी का एक टेस्ट हमारी कोचिंग में कराया गया था उसका आज एनालिसिस आपको कराया जाएगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने इसे सॉल्व नहीं किया था वो इन क्वेश्चंस को देख लें जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप बताएंगे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख लीजिए, जिसने अरुणाचल प्रदेश किया है उसे सही कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि पुष्कर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो पुष्कर मंदिर आप बताना चाहेंगे किस देवता के लिए समर्पित है। तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी ब्रह्मा के लिए समर्पित है। तो कौन सा? पुष्कर मंदिर। अब बात करते हैं कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी? कमेंट करके बताइए। तो कौन है इसमें? मनु भाकर है इसमें, ध्यान रखिएगा। कौन है इसमें? मनु भाकर। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि ये आंसर सही है और वो सही नहीं होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बस्तर जिला किस राज्य में है। ये शायद मुझे लग रहा है सब बच्चों को पता होगा। तो बस्तर जिला किस राज्य में है? तो बस्तर जिला जो है बच्चों छत्तीसगढ़ में है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने देखा होगा एक मध्य प्रदेश से अलग होके बना है। तो मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बना है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बना? छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग होके क्या बना? झारखंड। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से अलग होके क्या बना है? उत्तराखंड। समझ में आई बात? तो इन सब क्वेश्चंस को इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ओलंपिक 2024 में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। आपके पेपर का लेवल भी सेम रहने वाला है इसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं भाला फेंक। भाला फेंक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। साथ ही साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सब बच्चे इस बात को जानते हैं कि किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर और गुरु गोविंद सिंह, अलग अलग ऑप्शन है, देख के आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS प्रमुख कौन थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो CDS प्रमुख थे सबसे पहले थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक बाई दुर्घटना में क्या हो गई थी? डेथ हो गई। लेकिन जो दूसरे बने हैं जनरल अनिल चौहान। कौन है बच्चों? अनिल चौहान है इसके। अब देखिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संविधान ने किस मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है। तो आप इसमें पहले बताएंगे कमेंट करके कि क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए इधर दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य हैं, आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? 51 का। किस में पढ़ते हैं हम लोग? 51 का में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। तो साथ ही साथ हम आपको बता दें जो शिक्षा, किसको शामिल किया गया इसमें? शिक्षा को शामिल किया गया। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था? तो बताना चाहेंगे, पहले आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या था कि अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। तो जब अलग अलग रियासतें हुआ करती थी तो उन्हें किसी न किसी तरीके से इंडिया में, जबकि एक इंडिया आप देखते होंगे राष्ट्र, सभी राज्यों का एक संघ है। इंडिया क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हैदराबाद के विलय के लिए, किसको? हैदराबाद के विलय के लिए किसको चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है कि कर्नाटक की कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है। बच्चों आपको बता देते हैं कि कर्नाटक की जो कोलार की खान है वो बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए फेमस है। और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। कहा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे ये आपको बताना था। तो बच्चों वो थे कौन? RK माथुर। कौन थे? RK माथुर।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न विशेषताओं में से, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, तो 12 का देखिए क्या आंसर सही होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। 12 का बी है सही बिल्कुल, जो मौलिक अधिकार है। कौन कह रहा है, नागरिकों को रक्षा कौन प्रदान करता है, मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार हैं आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि किस देश से क्या लिया गया हमारे संविधान में, और 1 से लेकर 100 तक के अनुच्छेद प्रत्येक बच्चे को याद हो, जो आपके पेपर में कोई न कोई आ सकता है। साथ ही साथ हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे पहले कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो ये कहाँ पड़ती हैं बताओ पहले। अब ये एमपी में पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं, अब बात एमपी की नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कहाँ पड़ती हैं। तो कहाँ पे पड़ती हैं ये है पंचमढ़ी। कौन सी जगह है, पंचमढ़ी में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, पंचमढ़ी में। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 में ये आपसे कह रहे हैं कि छऊ जो है वो क्या है, एक लोक नृत्य है, और छऊ जो नृत्य है वो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। जिसमें आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में अभी जो है वोटिंग हो रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो छऊ नृत्य है वो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि गोपी डायरी जो है पुस्तक के लेखक कौन है। बच्चों एक पुस्तक भी आपके आनी है करंट की, तो गोपी डायरी के लिए सुधा मूर्ति ध्यान रखेंगे। किसको ध्यान रखेंगे, सुधा मूर्ति। साथ ही साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा गया है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। तो आप सब जानते हैं कौन सी होती है, इसमें कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का बी इज द राइट आंसर, कोबाल्ट होता है। आपको पता है कि जब रक्त का थक्का जमता है तो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के। अब आप ये बताएंगे कि मैंने आपको बताया था, आप याद रख सकते हैं, रथ पर एक टॉफी, इसका मतलब ये होता है रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टी से टोकोफेरॉल और एफ से फिलोक्यूनॉन। इनके रासायनिक नाम की एक ट्रिक होती है जिसे मैं आपको किसी अपने लेक्चर में, साइंस के पूरी वीडियो जब आपके पास आएंगी उसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें आपकी कराई जाएंगी, और इसको मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिल होता है क्या, कमेंट करके बताओ क्या होता है। पर्णपीत होता है, राइबोसोम होता है, इलेक्ट्रोफिल होता है, पर्णहरित। तो क्या होता है, पर्णहरित होता है। प्रकाश संश्लेषण आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ये बताओ। यांत्रिक कार्य के दौरान मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। आपको पता है मैंने ऊर्जा के जो परिवर्तन करने के क्रम है वो मैंने आपको लिखाए थे, लिखाए कि नहीं लिखाए थे। तो ये क्वेश्चन ये आपका फिजिक्स में वहाँ से आया। अब देखो आप जो पढ़ रहे थे क्या आपका सिलेबस में मैच कर रहा है। देखो क्या लिखा है, मैंने पढ़ाया न्यूटन का दूसरा नियम। कितने बच्चों को याद है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि जो दूसरा नियम है उसमें क्या बताया गया था कि जो लगने वाला बल है वो काय के F बराबर काय होता है बच्चों, एम ए। या हम कह सकते हैं कि लगने वाला बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, dv अपॉन dt, जिसे हम लोग संवेग परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि बल और द्रव्यमान, बल और वेग के गुणनफल के, बल और गलत बात ये नहीं होगा, बल और त्वरण के, सॉरी पहला वाला सही होगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, समझ में आया होगा सबको। 19 का ए है मुन्ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आत्मघात थैली, आत्मघात थैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, आत्मघात थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम। किसको जाना जाता है, लाइसोसोम। अब यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाचन में सहायता करने के लिए पेट में निकलने वाला अम्ल कौन सा अम्ल होता है,
तो पाचन में सहायता करने के लिए कौन सा अम्ल होता है, बताइए जरा मुझे। पेट से निकलने वाला अम्ल कौन सा होता है बच्चों, होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है, HCl होता है। जब आप देखते हैं कोई खाना खाते हैं तो जिसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किया है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 21। अब देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं, यानी जब कोई पदार्थ आपके पेट में ऐसा चला जाता है जो पचने योग्य नहीं होता है, तो क्या होता है कि उस सिचुएशंस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे पचाने का काम कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है 12, बात नहीं करिएगा। देखो, पादप में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों दिन के समय पादपों में होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है श्वसन रात में होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। श्वसन रात और दिन के समय होता है जबकि प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है। बिल्कुल सही बात है कि पौधे जो हैं वो श्वसन तो करते हैं दिन और रात दोनों में, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 23, अंडे देने वाला जीव कौन सा है। तो बताइए अंडे देने वाला जीव कौन सा है, तो कौन सा होता है। तो इसके जो प्राणी होते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, अंडज प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडज प्राणी। उसके बाद लिखा है स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि होती है। तो स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि होती है बच्चों विखंडन। क्या होती है, विखंडन। क्या होती है मुन्ना, विखंडन होती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख लीजिए। अब कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को, मुन्ना कह रहा है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, बात नहीं करिएगा, सुनिएगा केवल। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बच्चों चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर गए होंगे, कर गए कि नहीं कर गए। तो अब मैं बताना चाहता हूं, सुन लो, कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में। कितने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन अब चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश तो है नहीं, तो जो सूर्य का प्रकाश आके पहले चंद्रमा पड़ेगा, चंद्रमा के बाद अगर पृथ्वी पे पड़ेगा तो कितना टाइम लेता है। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1.3 सेकंड। अगला देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं बच्चों। चेहरे में कितनी होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद सबसे तन्य धातु कौन सी है, सबसे तन्य धातु कौन सी है बच्चों। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, सोना सबसे तन्य धातु है। हाँ, तन्य मतलब जो अधिक से अधिक, उसको सोना देखा अलग अलग डिजाइन में ढाल दिया जाता है। अब कह रहा है विद्युत फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विद्युत फ्यूज, आप घर पे जब देखा होगा कि जो लाइट फिटिंग वगैरह होती है तो उसमें जो फ्यूज लगाए जाते हैं, वो फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध से बचाने के लिए। यदि अधिक लाइट आएगी तो फ्यूज क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बात पूरे घर का नुकसान नहीं होगा, एक फ्यूज ही खराब होगा, समझ। चलिए, और कह रहा है कि बच्चों पौधों में पानी का परिवहन, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा। तो क्या सही होगा, तो बच्चों जाइलम के द्वारा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन ये सही है और वो सही नहीं होता है, तो इसीलिए टेस्ट वगैरह आप लगाएंगे तो आप थोड़ी सी क्लियरिटी पाएंगे। कह रहा है तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमकरण। तो ये कहलाता है क्वथन। क्या कहलाता है, तो
30 का बच्चों गलत हो गया, क्वथन नहीं होगा, हेमकरण होगा। ठीक है, गलत हो गया, मेरी भी गलती हो गई। तो इसका क्या सही होगा? हेमकरण। अब आइए जरा, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है, जिसके लिए दिल था बेकरार। तो सुनिएगा, इधर पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों की 2 और 4 का मासा। तो 2 और 4 का मासा क्या होगा? 2 होगा। लासा क्या होगा? 4। तो मासा 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/5 का प्रतिशत रूप बताओ। बच्चों 3/5 का, सब बच्चे जानते हैं हमारे कि 3/5 का परसेंटेज निकालेंगे, 100 का गुणा करोगे तो इसको काटोगे 20 या 60% इज द राइट आंसर। यानी जिसने 32 का बी किया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं मुन्ना। कितनी? 3 संख्याएं, और कहा गया कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, और पहली और दूसरी संख्या 20 और 22 है, तीसरी संख्या बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि औसत बराबर क्या होता है बच्चों? औसत बराबर होता है योग गुणे पदों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 22, तीसरी संख्या मान लो x, और तीनों का औसत अगर 20 है तो योग निकालेंगे तो 20 गुणा 3, तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 42 प्लस x बराबर कितना हो गया? 60। तो अगर x बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस 42 करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए अब देखिए बच्चों कह रहा है कि बताइए 3, 5, 7 का औसत क्या होगा। तो तुम्हें मालूम है मैथ बहुत सरल है इस पेपर में, ऐसी ही मैथ आई थी पिछली बार। 20/20 बराबर क्या होगा? तो 1 होगा। तो बच्चों को ये लग रहा था कि इसीलिए कहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग एक क्लियर नंबर है आपके 20। कितने नंबर? कि 20 नंबर आपके श्योर है 100%। अच्छा 34वां क्या करना है? हाँ, तो इसमें 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि औसत का मतलब होता है मिडिल नंबर। क्या होता है? अब कह रहा है बताइए, बिल्कुल सेम पेपर का लेवल है इसका, कि 80/60 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो बच्चों 80/60 का मतलब हो गया 4/3। तो क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार इतना है, कर्ण बताओ। तो मुन्ना मेरे गरीब लोगों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ झालमुड़ी खाने नहीं आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। तो पढ़ लो। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 60। ये एक बच्चों समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसका आधार कितना कहा गया है? 60। ऊंचाई कितनी कहेगी बेटा? 80। और तुम्हें बताया था कि जो ट्रिपलेट होते हैं, याद रखना आगे के लिए, क्योंकि इस शिफ्ट में आया तो अगली शिफ्ट में भी आ सकता है। तो अगर ये होता है कर्ण, ये हो गया हमारे पास लंब, और ये क्या हो गया? आधार। जब ये कोण थीटा है तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि लंब, आधार और कर्ण, कुछ डाटा याद रखो कि अगर लंब 1 है, आधार 1 है तो कर्ण √2 आएगा। अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है तो ये भुजा कितनी आएगी? 5। ये 6 है, ये 8 है तो ये कितनी आएगी? 10। सेम चीज देखो 6, 8 कितना होता है? 10। 1 0 लगा है तो कितना आ जाएगा? 100। तो 100 इसका आंसर आएगा राइट। तो बच्चों इसका क्या आंसर आएगा? सही। 100 इज द राइट आंसर। यानी 36 का सी जिसने किया है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं आगे। कहा गया है कि एक अंडे में, एक प्लेट में 20 अंडे हैं। एक प्लेट में कितने अंडे? 5 खराब हो गए। तो ठीक है भैया, हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हो क्या कि उनमें से बच्चा निकाल लोगे? 20 अंडे हैं और 5 अंडे खराब हो गए। तो भैया अगर 20 में 5 खराब हो गए तो सही अंडों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5/20 गुणे 100। तो 20 पंजे 100। तो भैया कितने खराब हो गए? 25% क्या हो गए? खराब। अरे 25% खराब हुए तो सही कितने बचे? 75। ठीक है भाई, सही अंडों का पूछा है ना। अब देख रहे हो कितना लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था। तो एकदम लॉलीपॉप लागेलू लग रहा है, गलत हो गया। अब देखो इधर क्वेश्चन में कह रहा है मुन्ना कि मूलधन कितना है? 3000। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष।
मुन्ना 10 दूनी 20% और 3000 का 20% निकालो, कितना आएगा? 600 आएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 यानी एक जीरो और लगा देंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। समझ में आ गया? चलिए 38 नंबर के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप, यहाँ देखिए बच्चों कहा गया है कि एक वर्ग का परिमाप कितना है? 40। अब आप लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा तो बराबर कितना हो गया? 40। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो क्या आएगा इसका आंसर? 10 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अगला कह रहे हैं एक ट्रेन 220 मीटर लंबी 4 घंटे में तय करती है। बच्चों मुन्ना मेरे भाई सुनो यहाँ पे कि कितना आएगा कि तुम्हारे पास 220 बटे 4 कर देंगे, क्योंकि तुमसे स्पीड पूछी गई। 4 से काट दोगे, 55 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों? 55 एक सही जवाब होगा। तो कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। एक आयत की लंबाई कही गई है 15 सेंटीमीटर। कितनी कही गई है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कही गई है 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ कह रहा है उसका अनुपात बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर निकालना है मुन्ना तो 15 और 5 यानी हम कह सकते हैं कि 3:1। अगर अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मुन्ना, कह रहा है एक आयत की एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। जैसे ये बिंदु है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जिधर चाहो उधर। अगला देखिए कह रहा है 160 का 30%। बच्चों 160 का 30% आप जानते हैं 16 तिया 48। एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 16 केलों का मूल्य 112 रुपया है, तो 24 केलों का मूल्य कितना होगा? जब 16 केले मिल रहे हैं आपको कितने? 112 रुपया में, तो 8 केले कितने मिलेंगे? 56 रुपए में। 8 केले कितने मिलेंगे? हम एक की वैल्यू नहीं निकालना चाहते, तो हमें कितने चाहिए? 24 केलों के दाम, तो इसका 3 गुना है, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे और 56 तिया कितना होगा? 168 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से लगा लेना था आपको। आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। कह रहे 10, 15, 20 का लासा कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सब जानते हो कि 10, 15, 20 का लासा कितना होगा? 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया एक अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो बच्चों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं कि टी का कोड कितना है? 20, ओ का कितना? 15, के का कितना है? 11 और एफ का 6। तो खुद से देखा, यहाँ पहले 5 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, तो फिर 4 कम करेगा तो 2 बचेगा, और 2 पे क्या आती है? 20। तो 46 का क्या आना चाहिए? 46 का ए आ रहा है। इसका मतलब गलत हो रहा है बी। हाँ ठीक है, ए ही आ रहा है, तो मैंने बी लिख दिया है। ठीक है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहे हैं। एक श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो पहले 10 बढ़ाए, कितने बढ़ाए? 10 बढ़ाए, फिर 20 बढ़ाए, तो अगली बार 30 बढ़ाएंगे, 30 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 85वां आ जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली का कोड, दिल्ली का कोड ये एक एक बढ़ा के लिख रहे हैं, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? BCOP। CP वाला हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन तो कट हो गए, इन 2 में बचा है। उसके MN BC, ये हो जाएगा B इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा हॉस्ट। हॉस्ट को ये लिख रहे हो, H में कम करके लिख रहे हो, ये 8 पे आता है और ये 6 पे आता है। 2 कम कर रहे हैं बच्चों, O में M कर रहे हैं, यहाँ भी 2 कम कर रहे हैं, तो D में 2 कम करोगे B आएगा, R में 2 कम करोगे कितना आएगा? हैं? P, तो BP। उसके बाद O में कम करोगे कितना आएगा? M, क्या आएगा? N आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो N में कम करो क्या आएगा? L, तो BPML, C इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से T का कौन सा अक्षर है? T कितने पे आता है? 20 पे। तो तुम्हें मालूम है कि 27 में से हम कितना घटा देते विपरीत निकालने के लिए? तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? दाईं ओर से कौन सा नंबर होगा T का? 7वां। समझ में आया? तो आपको ये जो आज हमने प्रैक्टिस सेट कराया समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए,
जिससे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी